भाई स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम चलता रहेगा। जो हमारा मेन प्रस्तुति है भरतनाट्यम का, एक छोटा सा हमारे अतिथियों के लिए मैं चाहूँगा कि पहले आज का कार्यक्रम ये शुभारंभ का हो जाए, तो थोड़ा हमारे जो साथी लोग हैं और भी मंच से हट जाएं, इसको थोड़ा साइड हो जाएगा। क्या ये साइड हो जाएगा? नाट्यम की प्रस्तुति हो रही है, गाना स्टार्ट कीजिए। बड़े भाई हमें बड़े आदरणीय सम्मानित प्रदीप पहलवान जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इस मंच के माध्यम से मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित विजय भाई से मैं आग्रह करूंगा कि मोमेंटो दे करके मुख्य अतिथि जी का स्वागत अभिनंदन करें। अगली कड़ी में स्वागत सम्मान आदरणीय दिलीप सोनकर जी का भाई श्याम नारायण प्रसाद जी
फूल गुच्छ दे करके उनका सम्मान करें। भाई राज बहादुर जी, विक्रम भैया एक मोमेंटो दे के हमारे आज के विशिष्ट अतिथि का सम्मान करें। तारा प्रसाद, मैं अगली कड़ी में बहुत विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, तालियों से हमारे आज के लोगों का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथियों का। और हमारे अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना मंच आसन ग्रहण करें। और लक्ष्मण प्रसाद सोनकर जी, उपाध्यक्ष श्री गौतम राम सोनकर जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री ओम प्रकाश सोनकर जी, अध्यक्ष जी को ससम्मान। भाई मनोज सोनकर प्रवक्ता जी, भाई मृत्युंजय सोनकर जी से आग्रह करूंगा हमारे अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद सोनकर जी को पुष्प गुच्छ और एक मोमेंटो दे करके, और मनोज भाई से मैं कहूंगा कि एक अंगवस्त्र दे करके हमारे अध्यक्ष जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई हमारे अध्यक्ष जी के लिए। आज जिन्होंने इस धर्मशाला को संरक्षित किया है, शीश के यहाँ तक ले आए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। समाज आपका सदा आभारी ऋणी रहेगा। अगली कड़ी में उपाध्यक्ष गौतम प्रसाद सोनकर जी को मैं भाई मृत्युंजय सोनकर जी से कहूँगा कि वो एक मोमेंटो और एक पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करें। और हमारे मुख्य कार्यक्रम आयोजक तारा प्रसाद सोनकर जी कहेंगे कि वो एक अंगवस्त्र दे करके आदरणीय गौतम राम सोनकर जी का सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भाई। अगला नाम श्री ओम प्रकाश सोनकर जी, कार्यकारिणी सदस्य, उनको विक्रम भैया, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सोनकर जी, संतोष सोनकर जी, तीनों लोग आ जाएं। एक एक लोग एक पुष्पगुच्छ, एक मोमेंटो और एक अंगवस्त्र दे करके उनको सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। सामने के सामने एक बार सेल्फी हो जाए आपको। हाँ हाँ ऐसे देखिए इधर सामने सर। बड़े ही सम्मानित हमारे हृदय प्रिय बड़े भाई श्री प्रदीप सोनकर पहलवान जी से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि वो मंच पे आए और उनको मंच पे लेकर आए सआदर। मैं उनसे बड़े भाई से अनुरोध करूंगा कि वो भी बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर। साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे दें। और हमारे बीच बड़े ही सम्मानित मैं आवाज देना चाहूँगा और मोमेंटो अंगवस्त्र दे करके सम्मान करिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए बड़े ही सम्मानित आदरणीय बड़े भाई के लिए। समारोह के अगली कड़ी में आर.डी. राम साहब करके माल्यार्पण करके लोगों को एक मोमेंटो दे करके उनका सम्मान करें। मोमेंटो दिलाइए भैया।
डॉक्टर राजकुमार सोनकर जी से मैं कहना चाहूँगा, आज के हमारे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राजकुमार सोनकर जी के स्वागत के लिए एक नाम और भाई, बड़े भाई जो आज के हमारे मार्गदर्शन ज्ञानी डॉक्टर राजकुमार सोनकर जी की एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करिए भाई राजकुमार सोनकर जी का। ये वैज्ञानिक रहने वाले अपने बनारस के ही हैं और बगल के ही रहने वाले हैं अपने सरसोली के श्री राजकुमार सोनकर जी। सोनकर जी से भी आग्रह करता हूँ भी आवे और राजकुमार इधर सामने एक बार, हेलो इधर सामने एक बार दिख जा। इस बीच हमारे बीच आज काफ़ी व्याख्यान सुनने के लिए हमारे बीच लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ देर रोक करके स्वागत समारोह मैं चाहूँगा कि अपने वक्ताओं से लोग विचार अपना रखेंगे। स्वस्थ और सुरक्षित चाहिए, आप मेरी अमूल्य धरोहर हैं। आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो मुझ पर आपका ऋण रहेगा। दिव्य शक्ति जो ऋण रहेगा आपको स्वस्थ बनाए रखने में, शक्ति जो इस संसार के सभी शक्तियों को संचालित कर रही है। मैं इससे यही प्रार्थना करता हूँ, सबका भला करे, सबको सुखी रखे, सभी को निरोग रखे, सभी को आत्मिक शक्ति और शांति प्रदान करे। मान्यवर हैं इस समारोह में पधारे हुए वरिष्ठ जन, व्यवसायी बंधु, अधिवक्ता बंधु, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी वर्ग, शिक्षक एवं बनारस के आसपास जिलों से साथी, आप सभी को मैं नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उस देवी को आज जिस भूमि पर हम ऋणी रहेगा। तो वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं इनको बुलाना चाहूँगा। काफ़ी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर आज के मुख्य वक्ता के रूप में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। डॉक्टर आर.पी. सोनकर, इनका उचित स्थान देकर के आप ग्रहण करें। भाई कमलेश कुमार सोनकर जी। तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव एवं भाईचारा सम्मेलन में मुझे अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि जी और इस प्रांगण में उपस्थित बहुत सारे विद्वत साथी, सबसे पहले ये जानना हु इज अंबेडकर या हु वाज अंबेडकर, इसका जवाब तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप यह सवाल खुद से करेंगे व्हाट वाज अंबेडकर और व्हाट इज अंबेडकर, तो इसका जवाब पाने के लिए आपको कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब को जानने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब की चर्चा करने के लिए अगर आप अंग्रेज़ों के सुधारों की चर्चा नहीं करेंगे, ईसा के 327 वर्ष पूर्व का जो हिस्टोरिक इतिहास है, जो इतिहास है, अगर उस पर आप नज़र नहीं डालेंगे, अगर आप सिर्फ प्री हिस्टोरिक इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करेंगे,
तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को जान पाए। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भैया यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। तो- जो भी हमारे साथी इस तरफ खड़े हैं, ये आज जो मौका छूट जाएगा वो दोबारा कभी हाथ नहीं आएगा। आप अपनी बात फिर कभी बतिया लीजिएगा। आज जो हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता लोग हैं, कृपया उनको सुन लीजिए प्लीज़। आप लोग से विनम्र अनुरोध है, अपनी सीट ग्रहण करें। बाबूलाल भैया, भैया थोड़ा प्लीज़ आज हमारे वक्ताओं को सुन लीजिए। हम आपकी रोज़ सुनते रहेंगे। प्लीज़ थोड़ा अपना जगह ग्रहण कर लें प्लीज़, बहुत विनम्र अनुरोध है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जानने के लिए अगर आप अंग्रेजों के आगमन से और अंग्रेजों के सुधारों के बारे में अगर नहीं जानना चाहेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो उनके बारे में आपको जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैं बाबा साहब के बारे में, हालांकि मैं बढ़िया गीतकार तो नहीं हूँ, मैं शुद्ध रूप से एक कवि हूँ और मैं उनको श्रद्धांजलि अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा दे रहा हूँ, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब ने इस देश में किया क्या है। कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं, कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं, कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं, एक सिवा अम्बेडकर के रहनुमा कोई नहीं, एक सिवा अम्बेडकर के रहनुमा कोई नहीं, छाँव में बाबा ने लाकर तब बिठाया था हमें, धूप से बचने का जब था रास्ता कोई नहीं, धूप से बचने का जब था आसरा कोई नहीं, दास्ता की दास्ता पढ़ते तो तुम भी जानते, दास्ता की दास्ता पढ़ते तो तुम भी जानते, दर्द में डूबी हुई ऐसी कथा कोई नहीं, बस तुम्हारे दम से बाबा रोशनी मिलती गई, बस तुम्हारे दम से बाबा रोशनी मिलती गई, रोशनी का वरना तो देता पता कोई नहीं, रोशनी का वरना तो देता पता कोई नहीं, आदमी में आदमियत है तो वो इंसान है, आदमी में आदमियत है तो वो इंसान है जो मानवता तो फिर छोटा बड़ा कोई नहीं, है जो मानवता तो फिर छोटा बड़ा कोई नहीं, बस यही एक दाग है इंसानियत के नाम पे, हैं जहाँ में सब बराबर मानता कोई नहीं, हैं जहाँ में सब बराबर मानता कोई नहीं, आपकी ऊंचाइयों तक कोई भी क्या जाएगा, आपकी ऊंचाइयों तक कोई क्या जा पाएगा,
आप जैसा इस ज़मीं पे दूसरा कोई नहीं, आप जैसा इस ज़मीं पे दूसरा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अनादिकाल से के हिसाब से है। अंग्रेज़ों के ज़माने में मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। 1932 में जब साइमन कमीशन इस देश में आया था, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा समय ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं उस इतिहास के पन्नों से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। आपकी बात करने के लिए राउंड टेबल सेमिनार में डॉक्टर अंबेडकर को जाना पड़ा था। उसके पहले इस देश में 2 बार साइमन कमीशन आया था। जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं विनम्र निवेदन के साथ ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग इस प्रांगण में हैं, उनमें सबसे कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी है। मैं सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अपनी कही गई किसी भी बात का मैं दावा नहीं करता। लेकिन यह ज़रूर है कि साइमन कमीशन के बारे में इतिहास में सिर्फ 2 लाइन पढ़ा करके आपको इति कर दिया गया था कि साइमन कमीशन का विरोध सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये सरासर झूठ था। साइमन कमीशन इस देश में शोषितों और वंचितों के रिपोर्ट लेने के लिए आया था, जब उनसे ये गुहार की गई थी कि आपके देश में 70% से ज़्यादा लोग थे, हमें सबसे निकृष्ट समझा जाता था और आपको एक बार पुनः आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा विलियम बेंटिंग के सुधार के लिए को, जेम्स फोर्ड के सुधार को, साइमन कमीशन को, रॉलेट एक्ट को, इन सारी चीज़ों को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले अगर न होता, आप यकीन मानिए आप यहाँ पर बैठे न होते। लॉर्ड मैकाले की अगर शिक्षा नीति न होती तो ये डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं होते, और अगर माता सावित्रीबाई फुले न रही होती तो ये महिलाएं आज भी गुलाम होती। आपको या कुंदेंदु तुषार हार धवला पढ़ने से आपको विद्या अर्जित नहीं होती। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि विद्या की असली देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं। विद्या की असली देवी वो वीरा वर भागनी दे नहीं है, उससे कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद उसके सुधारों के बाद अगर उसके सुधार नहीं होते और मैकाले की शिक्षा नीति नहीं होती तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलता। लॉर्ड मैकाले के सुधार के बाद जब लॉर्ड मैकाले पहली बार दलितों और वंचितों के लिए स्कूल की व्यवस्था करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी जान करके कि पूरे देश में दलितों के घर जलाए गए थे और अंग्रेज़ों से ये डिमांड की गई थी कि इनको पढ़ने न दिया जाए। आप सोच सकते हैं कि आप किन की बात मानते हैं। मैं शिक्षा की बात क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर तमाम शिक्षाविद हैं, वो कहते हैं, मैं फिर से, यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन and you should know when we are deprived of the education, what shall be our conditions if we are deprived of the education। मैं सिर्फ एजुकेशन को ही खाली डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि अगर एजुकेशन न होती तो आपका क्या होता। उसी एजुकेशन पर हजारों हजार साल से यह चातुर्वर्ण व्यवस्था में उस पर आपके लिए चारों तरफ से बंदिशें लगा दी जाती हैं। अगर आप पर एजुकेशन पर बंदिशें लगा दी गई और वो बंदिशें आज भी बदस्तूर जारी हैं। अभी
जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरा इंटरव्यू ले रही थी तो जो बातें मैंने उनसे कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस देश में सभी डरे और सहमे हैं। इस प्रांगण में बैठे हुए लोग डरे और सहमे हैं, तो इस प्रांगण के बाहर भी वो बहुत सारे लोग डरे और सहमे हैं। और मैं जो इस प्रांगण के बाहर हैं, मैं उनके डर को अच्छी तरह से समझता हूं कि वो क्यों डरे सहमे हैं। महाभारत से पूछता हूं, महाभारत से शुरू करता हूं। सबको पता था मारने की व्यवस्था अगर सीधे लड़के करते तो मुझे कोई गुरेज नहीं होता। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। मजेदार वाकया है, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में एकलव्य जाता है और उसे कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, मैं खाली अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम को पढ़ाऊंगा। वेरी गुड साहब, बड़ा अच्छा किया, तुमने नहीं पढ़ाया। वह एक मूर्ति लेकर के बैठ जाता है और प्रैक्टिस करता है। ध्यान से सुनिए, जब वो अपनी प्रैक्टिस में तल्लीन होता है तो उधर से अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ उनका धर्म का प्रतीक कुत्ता आता है, वो भौंकने लगता है। वो ऐसे बाण मारता है कि उसके मुंह में कोई खरोंच नहीं लगती और वो आवाज़ भी नहीं निकाल पा। मैं फिर से कह रहा हूँ, उस पर ध्यान से पढ़िएगा कि उसके मुंह में कोई खरोंच नहीं लगती और उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। वो देख करके अर्जुन ने कहा, द्रोणाचार्य, खाते तुम मेरा हो और ये देख रहे हो। मैं द्रोणाचार्य को अच्छा तब मानता अगर वो अपने शिष्य को और पढ़ाते और एकलव्य से लड़वा देते। आने दो उनको आने दो, दो दो हाथ हो जाने दो, चलो फैसला द्रोण तुम्हीं पर छोड़ रहा हूं। एकलव्य को तो अर्जुन से लड़ जाने दो, समझ में आ जाता। लेकिन आज उसी द्रोणाचार्य के नाम पर इस देश में पुरस्कार बढ़ता है। सोचिए, यह बात इसलिए मैंने कहा कि ये डरे हुए और सहमे हुए लोग जो इस देश में रहते हैं, वो इस प्रांगण में बैठे हुए विद्वानों और बलवानों से बहुत डरते हैं। वो डरते हैं कि अगर किसी डॉक्टर R.K. सोनकर को, डॉक्टर प्रेम को, डॉक्टर फलां को अगर अवसर दे दिया जाएगा, कबीर के मुकाबले खड़ा होता हो। बोलिए कोई अगर एक आदमी है तो बोलिए, एक आदमी कोई ऐसा है जो रविदास के सापेक्ष खड़ा हो सकता है। और पूरी दुनिया में हमारे बाबा साहब के मुकाबले तो इस देश में लोग इतने बौने हैं कि सर उठा ही नहीं सकते। हमारे ही देश में विद्वान नहीं बसते, विदेशों में भी लोग बसते हैं। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वक्तव्य दिया था कि पिछले 5000 वर्षों से पूरी दुनिया में जिन लोगों ने मानवता का काम किया है और जिन लोगों को सूचीबद्ध किया जा सकता है, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नंबर 1 पे तथागत गौतम बुद्ध, नंबर 2 पे महावीर स्वामी, नंबर 3 पे सम्राट अशोक और नंबर 4 पे बाबा साहब अम्बेडकर को बताया गया है। और आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि उसके बाद की कहानी और गड़बड़ है। 10वें नंबर तक कोई और इंडियन नहीं है। जितने ढपोर संखी हैं वो सब गायब हैं। 10वें नंबर तक कोई नहीं है। वो कौन लोग हैं? जैसे मैं हूँ, मैं कह दूँ भाई मैं R.P. सोनकर जगत गुरु हूँ, चंद्रमा गुरु हूँ, सूर्य गुरु हूँ, पाताल गुरु हूँ। कोई कॉपीराइट है क्या? मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मज़ा तो तब है जबकि वहाँ से कोई कहे कि भाई R.P. सोनकर किस लायक है। विश्व के पटल पे हम कुछ नहीं हैं, लेकिन मैं 1008, 2016, 4064, 3,75,000 जगत गुरु, nobody is going to
कंसीडर यू मिस्टर जगतगुरु, यू अंडरस्टैंड इट। आप समझिए, अगर नहीं समझ सकते हैं तो फिर से समझिए। और हम कितने काबिल हैं। इस भारत में सिर्फ 2 लोगों ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त किया, खाली 2 लोगों ने। तीसरा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अगर आप में से कोई आदमी जानता हो तो अभी नेट सर्च करके मुझको रोक दे। नंबर 1 वह डॉक्टर अंबेडकर, दलित, जिसको स्कूल में जाने नहीं दिया गया, और दूसरे उसके शिष्य पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण। उसके बाद इस देश में कोई भी आदमी डॉक्टर ऑफ साइंस हुआ ही नहीं। फिर लोग ये कहते हैं कि देखिए भाई तुम तो कोटे वाले हो, यू नो, कोटे वाले। चलो भाई, भारत का संविधान लिखने के लिए मैं माफ कर देता हूं कि देश में कोई आदमी नहीं था, सब बेकार थे। 2-3 बार संविधान बनाया, अंग्रेजों ने कहा गेट आउट गेट आउट, ठीक है, तो बाबा साहब को बनाना पड़ा। जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान का भी संविधान बनाने में भूमिका अदा किया था, पढ़ लीजिए, क्यों प्रेम साहब। चलिए भाई, वहां भी मान गया कि तुम्हारे पास यार कोई चक्कर वक्कर नहीं था, तुम लोग यार बड़े विद्वान आदमी थे। अभी नेपाल का संविधान बनाया गया है, उसमें भी शेड्यूल कास्ट की जरूरत पड़ी, और वहां का भी संविधान किसना पुनिया ने बनाया। भाई देखिए, अगर आपको घमंड हो या ना हो, इस आर.पी. सोनकर को इस बात पे बहुत घमंड है कि आई एम फ्रॉम डिप्रेस्ड क्लास कम्युनिटी। मैं उस कम्युनिटी से आता हूं जिसके पूर्वज इस देश में गद्दार नहीं थे। अभी हाल ही में मैं जौनपुर का इतिहास पढ़ रहा था, तो बांके चमार, नेट पे सर्च करिए, बांके चमार, वह व्यक्ति अपने 18 साथियों के साथ उसे फांसी दे दी गई, और उसकी मुखबरी रमाशंकर तिवारी ने की। भाई बांके चमार के ऊपर जो है 1857 के आसपास 50,000 रुपये का इनाम था, जब 2 पैसे में 6 गाय मिलती थी। लेकिन उसके परिवार का आज कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे जौनपुर में बहुत सारे लोगों को, वो क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन मिलती है। बहुत सारी चीज़ों से आप नावाकिफ हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे हमारे पितामह भाई बाबू सुमंगल वैद, वैसे कानपुर में बाबू रामलाल सोनकर भी थे, संत किरोड़ी मल भी थे। समय मिले तो उनका भी इतिहास पढ़िएगा। मैं नागपुर में मैं डॉक्टर आर.के. के यहाँ गया था, तो वहाँ मुझे बताया गया कि भाई आप रामलाल सोनकर के बारे में जानते हैं? मैंने कहा नहीं। बाबू रामलाल सोनकर ने सावधान पत्रिका 1944 से 1946 तक निकाला, डॉक्टर अंबेडकर को इनवाइट किया, और वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बहुत बड़े अनुयायी थे, और रामलाल जी ने बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए हमारे समाज में। उनको पढ़ना जरूरी है, संत किरोड़ी मल को पढ़ना जरूरी है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत सारे काम किए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना जरूरी है। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो लोग इतिहास नहीं बना सकते। मेरे यहाँ मेरे एक मित्र आए थे, हम लोग खाना खा रहे थे, मुझे थोड़ी शरारत सूझी। मैंने कहा यार तुम बड़े नीच हो। उसने कहा यार सुनकर क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम बहुत नीच हो यार, तुम्हारे पिताजी भी बहुत नीच हैं। खाओ 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 यार, मटर पनीर है, खाओ, लेकिन यार तुम बहुत नीच हो। वो उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा बैठो 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 बैठो। मैंने तुम्हें सिर्फ 3 बार नीच कहा, तुम मुझे मारने को तैयार हो गए, और तुम्हारा ये धर्म 1000 साल से तुमको नीच कह रहा है, तुमको मंदिरों में जाने नहीं देना चाह रहा है। और तुम यार कितने बड़े, हाय 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 हाय, तुम यार कैसे आदमी हो कि तुम एक बार भी ये नहीं सोचते कि मुझे यह उठा करके कहीं फेंकना भी है। मैं तो तुम्हारे सब्र की, मैं उस पर मैं दाद देता हूं मेरे दोस्त, कि तुम कितने बढ़िया आदमी हो। हजारों साल से भगाए जा रहे हो,
मंदिरों में प्रवेश नहीं है, अछूत बन करके रहना है, लेकिन मुझे वही रहना है। दैट्स वेरी गुड। अगर जो लोग अब भी नहीं समझते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आपके पास ये 5 ताकतें हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, तो आप मुल्क के राजा हैं। और अगर ये ताकतें आपके पास नहीं हैं तो आप प्रजा हैं और गुलाम हैं। ये आपको तय करता है। मैं अब उस समाज की बात कर रहा हूं जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका समाज काफ़ी सक्षम है और आप इसको मान चुके हैं, तो माफ़ करिएगा, आज की यह सभा आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आपका समाज इन 5 शक्तियों से महरूम है, तो आपको अंबेडकर की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है और हमारा समाज इतना पिछड़ा क्यों है? बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया था वो रिजर्वेशन नहीं था। आज भी हमारे मित्र बता रहे थे, दैट वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कम्युनिटी। इस देश में हम सभी लोग रहते हैं। रिजर्वेशन पर मैं बरेली में अपने एक वक्तव्य में कह रहा था कि जिस रिजर्वेशन को न वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, न आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, शायद मैं आपको समझा पाऊँ। एक परिवार में 4 भाई हैं। एक भाई अपने खेती किसानी और फल का व्यवसाय करके अपने एक भाई को IAS बना देता है, दूसरे को इंजीनियर बना देता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब परिवार की प्रॉपर्टी का हिस्सा लगेगा तो क्या जो घर पे हरवाही कर रहा है, क्या उसका हिस्सा नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, है कि नहीं है? अगर उसका है तो उसी तरह से इस देश में सभी लोग रहते हैं, हम दलित भी रहते हैं, हमारा भी ये देश है, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हर क्षेत्र में होना चाहिए। यह पूरी की पूरी बात सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए थी, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था। और 2000 साल से हमको सताया गया था, हमको पिछाड़ा गया था, इसलिए हमें यह रिजर्वेशन के तहत क्योंकि हमें स्कूल में आप जाने नहीं देते, हमें आप स्वच्छ पानी पीने नहीं देते। और चूँकि आपकी आदत है, 60 साल का जरासंध था और 25 साल का भीम था, आप उससे मल्लयुद्ध करा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भीम जीत गया। तो एक तरफ मैं खाली पेट, मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, मैं कंपटीशन दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आप मुझको उसी के हिसाब से तौल रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मैं लेकिन आज एक बात और भी कहना चाहूँगा। शायद आपको योग्यता के बारे में पता ना है, बहुत सारे प्रोफेसर भी यहाँ पे हैं। मेरे साथ जब मुझको पहली बार, मैं डिप्लोमा में बहुत कम मार्क पाया था, सिर्फ 1979 में मैं सिर्फ 89% पाया था और हाई स्कूल वगैरह में हमेशा फर्स्ट रहता था। मुझको जल्लीगंज वालों में हमारे भाई ने कहा कि भाई तुम तो आरक्षण वाले हो। तो हमने कहा कि हाँ भाई, अगर तुम्हारी परसेंटेज मुझसे ज़्यादा हो तो मैं आज ही इस्तीफ़ा दे दूँ। और मुझको मालूम है कि तुम कैसे टॉप करते हो, बता रहा हूँ। भैया भी, हमारे बेटे आरडी भैया भी, उस ज़माने में इंटरमीडिएट में हम हाई स्कूल में 20 में हमको 10 नंबर मिला था प्रैक्टिकल में, और मातबर सिंह को मिला था 19। वो यूपी के 15वें पोजीशन पे चले गए, मैं वहीं लटक रह गया। फर्स्ट क्लास तो फिर भी पास हुआ। सेशनल में 200 में 190 नंबर दिया जाता है, वो कितना परसेंट हुआ? थियरी में 70% पाने के बावजूद भी प्रैक्टिकल में कम नंबर पाकर जब दोनों नंबर को जोड़ करके एवरेज निकाला जाता है तो हम हो गए 65% पे, और वो चले जाते हैं 95% पर। अपने आप को बहुत ही योग्य कहते हैं। योग्यता का ये मापदंड है।
हमारे साथ हर एक जगह पे हमारे साथ घात हो रहा है। और हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हम गलती ये कर रहे हैं कि हम अपने समाज को उसके हवाले छोड़ दे रहे हैं। आप चाहे इस बात की जिम्मेदारी लें या न लें, लेकिन यह आरपी सोनकर इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि आज अगर उसके समाज की खराब पोजीशन है तो उसके लिए इसके जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं। बाबा साहब ने संविधान में मेरी कौम का नाम लिखा था, आरपी सोनकर नहीं लिखा था। अगर मेरी नौकरी पूरे समाज में बांट दी जाती तो मुझे पूरी जिंदगी भर सिर्फ 1 घंटा काम करने का मौका मिलता और मेरी तनख्वाह 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। ये जो मैं पैंट शर्ट पहन करके जो मैं घर मकान बना करके टहल रहा हूँ, इसमें से एक भी पैसा मेरा नहीं है। वो सारा का सारा पैसा मेरे समाज का है और मेरे बाबा साहब का है, जिनका कर्ज मेरे ऊपर है। आप जब मुझे साहब कहते हैं तो मुझे अपने आप पे बहुत शर्म महसूस होती है, शर्मिंदगी होती है कि मैं इस लायक कहाँ। अगर मैं इस लायक कहाँ होता तो मैं अपने समाज को अंधविश्वास के परत से दूर निकाल देता। मैं उनके घर जा कर के उनसे कहता आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि आपके घर में भी ढेर सारे PhD पैदा हो सकें। मैं उनसे कहता कि नशा छोड़ दो। मैंने 5 लोगों को अभी पुड़िया खा करके कैंसर होते हुए देखा। इस समय मैं विगत 3 महीने से जौनपुर जिले के एक मोहल्ले और एक गांव में जा रहा हूं जो आप नहीं कर सकते। वहां जाने के बाद मैं खुद ही कुर्सी ले आकर के बाहर रखता हूं, औरतों को बुलाता हूं, आदमियों को बुलाता हूं, अपने पैसे की चाय पिलाता हूं और कहता हूं कि मेरी बात सुन लो। क्यों? क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मेरी वजह से तुम्हारी ये स्थिति हुई है। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि तुम्हारे पास आकर के बात करना। अगर तुम समझो इसे, तुम्हारी 1 लाख रुपए की गाड़ी है, तुम उसमें 1 मुट्ठी बालू अगर मैं डालने के लिए कहूं तो तुम कह दोगे नहीं डालूंगा। क्या तुम्हारे शरीर की कीमत 1 लाख रुपया से भी कम है कि तुम अपने मुंह में पुड़िया, सुरती, गुटखा, शराब, जितने भी वाहियात चीजें हैं तुम उनको डाल लेते हो? इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है। इस नशे की लत की वजह से कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। अपनी पत्नी की तरफ देखो जिसे तुम बेहद प्यार करते हो, जिसके पास तुम्हारा इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? मैं हाथ जोड़ जोड़ करके ये नवी मीटिंग मेरी हो चुकी है और आज जनपद जौनपुर में जो अंबेडकर साहब का जन्मोत्सव मनाया गया है, उस जन्मोत्सव में 400 से ज़्यादा लोग थे और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है आधे से ज़्यादा वहाँ औरतें थीं। मैंने उनके बीच में कहा कि भाई एक कल्पना सरोज भी है, मेरी बहनों, महिला, उसकी शादी होती है, उसका पति उसको प्रताड़ित करता है, उसके घर के लोग प्रताड़ित करते हैं, वो हिम्मत नहीं हारती। वो बाबा साहब के सिद्धांत 2000 करोड़ का है, लेकिन वो शिव चर्चा में नहीं जाती है मेरी बहनों, वो शिव चर्चा में नहीं जाता। ये आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। मैं फिर बहनों से कह रहा हूँ, मैंने अपनी एक बेटी से पूछा कि बेटी, जब तुम्हें देखने के लिए कोई आता है तो तुम एक काम करो, अपने इस पर खूब चंदन लपेट लो